इमेजिन कीजिए एक ऐसा कंप्यूटर जो मिनटों में वो काम कर देता है जो करने में आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स को करोड़ों साल लगेंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, अभी एक रियलिटी के बहुत करीब होने वाली बात है। दिसंबर 2024 में गूगल ने अपनी विलो क्वांटम चिप रिवील की। इस चिप में कुछ ऐसा है जो क्वांटम कंप्यूटिंग को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है। इसलिए अपने लॉन्च के साथ गूगल के इस क्वांटम प्रोसेसर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ये उन ब्रेकथ्रूज में से एक है जो इतिहास में गहरी छाप छोड़ देते हैं। पिछले कई दशकों से क्वांटम कंप्यूटर्स एक सपने की तरह हमारे बीच तैर रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। करीब 40 सालों से वैज्ञानिक सबसे सूक्ष्म स्तर पर क्वांटम लेवल पर इस यूनिवर्स की पावर को अनलॉक करने की कोशिश में लगे हैं और अब गूगल की विलो चिप के साथ ये सपना हकीकत की तरफ बढ़ रहा है। 2019 में गूगल ने अपनी साइकामोर चिप के साथ क्वांटम सुपरमेसी का डंका बजा दिया था, लेकिन तब प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थी और अब 5 साल बाद 2024 में गूगल ने अपनी विलो चिप के साथ एक लंबी छलांग लगाई है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और अगले कुछ मिनटों में हम क्वांटम कंप्यूटर्स की ये अद्भुत कहानी डिटेल में जानेंगे। हम समझेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स के वो कौन से जादुई कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स को बेहद शक्तिशाली बना देते हैं, कहाँ से ऐसे अनोखे कंप्यूटर्स बनाने का आइडिया आया और क्या इसकी यात्रा रही, कैसे गूगल के इस ब्रेक थ्रू से क्वांटम कंप्यूटिंग की नियति और हमारा भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। Well, this past week we saw a quantum leap that could rewrite computer history. New chip Willow, which can perform a milestone computing in just 5 minutes. Whereas today's fastest supercomputers would have completed it in billions of years. Willow. Willow. पिछली कई सदियों से वैज्ञानिक इस दुनिया को समझने की कोशिश में लगे हैं। अपनी इस यात्रा में उन्हें मालूम हुआ कि हमारी ये दुनिया नियम से चलती है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हर चीज़ के ऊपर लागू होते हैं। ये लॉज ऑफ फिजिक्स हमारे बहुत काम के साबित हुए, चाहे क्रिकेट मैच में बॉल की ट्रेजेक्ट्री पता करनी हो या फिर चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाना हो। ये सब कुछ बेसिक लॉज के सहारे किया जा सकता है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने बहुत सूक्ष्म स्तर पर दुनिया को समझने की कोशिश की। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया और यहाँ से मालूम हुआ कि बड़े स्तर पर फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं वो इतने छोटे लेवल पर काम नहीं करते। फिजिक्स में इतने छोटे स्तर को क्वांटम लेवल कहते हैं और इस बारीक दुनिया को समझने के लिए एक नई किस्म की फिजिक्स पैदा हुई। इसे हम क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने शुरुआती दिनों में क्वांटम मैकेनिक्स की ज्योति जलाई। आगे चलकर नील्स बोर जैसे साइंटिस्ट ने इसकी बुनियाद मजबूत की और हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, मैक्स बॉर्न जैसे साइंटिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स की मशाल को लेकर आगे बढ़े। ये क्वांटम मैकेनिक्स हमारी समझ में आने वाली साधारण फिजिक्स से बहुत अलग है और इसके जन्म के साथ ही हमारे बड़े स्तर की फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहा जाने लगा। पुराने ज़माने की फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स हमारे कॉमन सेंस और इंट्यूशन को उचित लगती है क्योंकि ये डिटर्मिनिस्टिक और प्रिडिक्टेबल लॉज पर बेस्ड है। इमेजिन कीजिए कोई एक बॉल फेंक रहा हो तो आप ये पता लगा सकते हैं कि उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, उसकी स्पीड वगैरह क्या होगी, लेकिन ऐसे प्रिडिक्शन एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होता है उसके ऊपर लागू नहीं होते। इतने छोटे लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होती है। ये अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी की दुनिया है। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक साथ कई जगह मौजूद हो सकता है। हम केवल उसके अलग अलग जगह होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ निश्चितता के साथ कोई बात नहीं कही जा सकती। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में चीज़ों का एक साथ कई अवस्थाओं में होना बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स अपनी बुनियाद में ही क्लासिकल फिजिक्स से बहुत अलग है। हमारे जो मौजूदा कंप्यूटर्स हैं ये क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर बेस्ड हैं, इसलिए इन्हें क्लासिकल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ये कंप्यूटर्स कई कामों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनमें इनकी हालत टाइट हो जाती है, जैसे कि सिमुलेशन मतलब असली चीज़ों की नकल करना। जैसे एरोप्लेन्स में के सिमुलेशन होते हैं, उसमें पायलट ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में इन सिमुलेशन के साथ सहज होना सीखते हैं। इन क्लासिकल सिस्टम्स का सिमुलेशन बनाना आसान है, लेकिन हमारे आसपास की जो प्रकृति है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसकी छोटी से छोटी चीज़ की नकल करना हमारे सुपर कंप्यूटर्स के बस के बाहर है। एग्जाम्पल के लिए एक कप कॉफ़ी का सिमुलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। कॉफ़ी में कैफीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कई सारे, वही केमिकल होता है जिससे आपकी नींद उड़ जाती है। और एक एवरेज कप ऑफ कॉफ़ी में 4.89 × 10⁻20 कैफीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें से चलो हम सिर्फ एक अकेले कैफीन मॉलिक्यूल की नकल करने का प्लान बनाते हैं। एक कैफीन मॉलिक्यूल में 132 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स के आपसी इंटरेक्शन के इतने सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि हमारे सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स भी इस अकेले मॉलिक्यूल का परफेक्ट सिमुलेशन नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल होती है। फिर सोचिए एक कप में जो सभी कैफीन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उस पूरे कप का सिमुलेशन कैसे बना पाएगा कोई भी सुपर कंप्यूटर।
तो इस सिमुलेशन की कठिनाई ने कई साइंटिस्ट को नए सिरे से कंप्यूटर्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मई 1981 में MIT और IBM ने कुछ फिजिसिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट को इकट्ठा किया। ये पहली फिजिक्स ऑफ कंप्यूटेशन कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस में मशहूर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन भी शामिल थे। प्रोफेसर फाइनमैन क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में दिग्गज माने जाते हैं। इन्हें 1965 में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से जुड़े काम के लिए फिजिक्स नोबेल प्राइज भी मिला। 1981 की इस कॉन्फ्रेंस में रिचर्ड फाइनमैन ने अपनी कीनोट स्पीच में सिमुलेशन की प्रॉब्लम का जिक्र किया। उनकी स्पीच का टाइटल है सिमुलेटिंग फिजिक्स विद कंप्यूटर्स। इसमें उन्होंने कहा, नेचर इज इन क्लासिकल डैम इट, एंड इफ यू वांट टू मेक अ सिमुलेशन ऑफ नेचर यू वुड बेटर मेक इट क्वांटम मैकेनिकल। मतलब बहुत सूक्ष्म स्तर पर नेचर को देखें तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स से चलता है, और अगर हमें इसकी नकल करनी है तो वो सिमुलेशन भी क्वांटम मैकेनिकल होना चाहिए। रिचर्ड फाइनमैन की स्पीच को क्वांटम कंप्यूटर्स के शुरुआती आइडियाज में गिना जाता है। इनके अलावा पॉल बेनियोफ और डेविड ड्वाइट जैसे साइंटिस्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग की फॉर्मल थ्योरी को आगे बढ़ाया और 1980s में क्वांटम कंप्यूटिंग की बुनियाद खड़ी होने लगी। यहाँ से 40 सालों में क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की यात्रा बहुत दिलचस्प रही है। इसी यात्रा में 2019 में गूगल की साइकामोर चिप एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई और अब 2024 में गूगल की विलो चिप एक और बड़ा माइलस्टोन है। इनकी कहानी समझने से पहले हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स से कैसे अलग हैं। इसके लिए हमें बहुत ब्रीफली कंप्यूटिंग और क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। देखो, हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स बेसिकली क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और कंप्यूट करते हैं, उससे प्रोसेस करते हैं, और बहुत बुनियादी स्तर पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिट्स में स्टोर की जाती है। बिट इन्फॉर्मेशन की बुनियादी इकाई है। कोई भी बिट या तो 0 हो सकती है या फिर 1, एक स्विच की तरह, या तो ऑन या फिर ऑफ। कमाल की बात यह है कि 0 और 1 से बने कोड में हर तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी का अल्फाबेट A 8 बिट में ऐसे कोड किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका कोड। इसी तरह हर अक्षर, अंक के बाइनरी कोड होते हैं। हर रंग, आवाज और तमाम कॉम्प्लेक्स डिजिटल डेटा को लंबे चौड़े बाइनरी कोड्स में दर्ज किया जा सकता है। जैसे हर घर ईंट से बनता है, वैसे ही क्लासिकल कंप्यूटिंग में कोई भी डेटा बिट्स से मिलकर बनता है। 8 बिट से एक बाइट बनती है और फिर यही बाइट बड़े होकर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट यहाँ पहुंच जाती है। आपने सुना होगा। बिट्स क्लासिकल कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट है और मोटे तौर पर जो क्लासिकल कंप्यूटर जितनी ज्यादा बिट्स को हैंडल कर पाता है वो उतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स इस बुनियादी लेवल पर ही क्लासिकल कंप्यूटर्स से बहुत अलग होते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में बिट्स की जगह क्यूबिट्स का इस्तेमाल होता है। जहां बिट्स किसी भी मौके पर या तो 0 या 1 हो सकती हैं, वहां क्यूबिट किसी भी समय पर 0 और 1 दोनों स्टेट्स में एक साथ हो सकती हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारी इस क्लासिकल दुनिया में चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक और सर्टेन हैं, तय सी नजर आती हैं। अगर हम एक क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं तो उसकी ट्रेजेक्ट्री, स्पीड, लैंडिंग स्पॉट पहले से ही पता लगाए जा सकते हैं सर्टेनिटी के चलते। लेकिन क्वांटम लेवल पर दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ सब अलग तरह से चलता है। जैसे कि एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, जो जिसका हमने एग्जाम्पल लिया, उसके ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स के नियम लागू होते हैं। हम क्रिकेट बॉल की तरह श्योर होकर ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है। एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवस्थाओं में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। इसी चीज को सुपरपोजिशन कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इतने छोटे स्तर पर सभी चीजें सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है वो एक फिक्स स्टेट में खुद को रिवील कर देती हैं। ये चौंकाने वाला बिहेवियर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सबसे अच्छे से समझा जा सकता है, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो की है। इस एक्सपेरिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं किया जाता तब वो वेव यानी तरंगों जैसा बिहेवियर शो करता है, और जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है, कोई उन्हें देख रहा होता है, तो वो एक फिक्स्ड पार्टिकल जैसा बिहेवियर दिखाने लगते हैं। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है। सहूलियत के लिए सुपरपोजिशन को मैथमेटिकली एक वेव फंक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, और क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी सारे वेव मैकेनिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी अप्लाई होते हैं। इसे बहुत ही ले पर्सन को बताना हो, बहुत आसान भाषा में समझना हो, तो क्वांटम लेवल पर चीज़ों का अस्तित्व एक तरंग के जैसा होता है, लेकिन जैसे ही चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है इनका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और ये चीज़ें फिक्स नजर आने लगती हैं। ये सुपरपोजिशन का सिद्धांत क्यूबिट्स को कंप्यूटिंग के लिए बहुत पावरफुल टूल बना देता है। एक क्लासिकल बिट स्टेशनरी सिक्के की तरह होती है, आप ऐसे समझिए, जो सिक्का एक बार में या तो हेड्स हो सकता है या फिर टेल्स हो सकता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की क्यूबिट एक घूमते हुए सिक्के की तरह है, जो हेड्स और टेल्स दोनों की सुपरपोजिशन में है। सुपरपोजिशन में एक क्यूबिट 0 और 1 दोनों की मिक्स स्टेट में होती है, और जब उस क्यूबिट को ऑब्जर्व किया जाता है तो इनमें से किसी एक स्टेट जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो उसमें रिवील कर देती है खुद को। अगर एक क्यूबिट एक ही साथ 0 और 1 दोनों स्टेट्स में हो सकती है, तो 2 क्यूबिट एक साथ 4 स्टेट्स में हो सकती हैं।
और 3 क्यूबिट एक साथ 8 स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह एक एक क्यूबिट हम बढ़ाते जाएंगे तो उनकी कंप्यूटेशन पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। सुपरपोजिशन का ये कमाल क्वांटम कंप्यूटर्स को क्लासिकल कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत शक्तिशाली बना देता है। गूगल ने 2019 में 53 क्यूबिट की एक चिप सामने रखी थी जिसका नाम है साइकामोर। साइकामोर की ये 53 क्यूबिट एक साथ 2 टू द पावर 53 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतनी सारी स्टेट्स को एक्सप्लोर करना अभी हमारे सबसे ताकतवर क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स के बस की बात नहीं है। अपनी सुपरपोजिशन की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सुपरपोजिशन ही अकेला सीक्रेट नहीं है क्वांटम का। क्वांटम मैकेनिक्स का एक और सिद्धांत है जो क्वांटम कंप्यूटर्स में जान फूंकता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है चीज़ों का आपस में जुड़ा होना। क्वांटम एंटेंगलमेंट का फंडा यह है कि बहुत सूक्ष्म स्तर पर, बहुत छोटे लेवल पर कुछ चीज़ों के बीच एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा सकता है कि एक दूसरे से बहुत दूर होने के बावजूद वो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी। अपने क्यूबिट्स की कॉइन वाली एनालॉजी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 2 घूमते हुए सिक्के क्वांटम दुनिया की 2 क्यूबिट्स हैं। अगर इन क्यूबिट्स को आपस में इंटेंगल कर दिया जाए तो इनकी डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ जाएगी। इनके बीच एक अदृश्य कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर हम इन दोनों सिक्कों को एक दूसरे से बहुत दूर ले जाते हैं तब भी इनके बीच ये क्वांटम इंटेंगलमेंट बरकरार रहेगा। इस इंटेंगलमेंट की खासियत यह है कि जैसे ही एक क्यूबिट को ऑब्जर्व किया जाएगा तुरंत ही दूसरी क्यूबिट का सुपरपोजिशन कोलैप्स हो जाएगा और वो भी खुद को पहली वाली क्यूबिट की अपोजिट स्टेट में प्रकट कर देगी। सिक्के वाले एग्जाम्पल से देखें तो अगर दोनों सिक्के घूम रहे हैं, दोनों इंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं, इन दोनों को आप अलग अलग प्लैनेट्स पर ले जाकर रख दीजिए और अगर एक सिक्के को रोक कर देखा जाए उसमें हेड्स आता है तो तुरंत ही दूसरा वाला सिक्का घूमना बंद कर देगा और उसमें टेल्स दिखाई देगा। चित की जगह पट आएगा। कमाल की बात यह है कि ये कनेक्शन इंस्टेंटेनियस होता है। आमतौर पर क्लासिकल फिजिक्स में ये माना जाता है कि लाइट की स्पीड से तेज दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट इससे परे है और ये स्ट्रेंज कनेक्शन तुरंत स्टैब्लिश होता है बिना किसी टाइम के। इस दावे के चलते एल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी के विरोध में उतर आए थे। उनका कहना था कि ज़रूर इसके पीछे कोई हिडन कनेक्शन है जिससे इनकी स्टेट्स पहले से ही लॉक हो जाती हैं और बाद में वो रिवील करती हैं। लेकिन आगे चलकर कई एक्सपेरिमेंट से बात साबित हो गई कि इनके पीछे कोई हिडन मैकेनिज्म नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट वाकई एक अजीब फिनोमेना है। इस काम के लिए 2022 का फिजिक्स नोबेल प्राइज भी दिया गया है। उसकी डिटेल्ड वीडियो भी हमारे चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। अभी यहाँ काम की बात यह है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए 2 क्यूबिट्स के बीच एक मैथमेटिकल कोरिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए कई स्टेट्स की इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है। ये सुपर पावर्स क्वांटम कंप्यूटिंग को अलग लेवल पर ले जाती हैं और क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए ये इम्पॉसिबल काम है। लेकिन इन 2 चीज़ों के अलावा एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है जिससे जानना क्वांटम कंप्यूटर्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और वो फंडा है क्वांटम इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस दरअसल वेव मैकेनिक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा और ये इस चीज़ से डील करता है कि जब 2 वेव्स आपस में मिलती हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। इसके 2 एक्सट्रीम्स हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब 2 वेव्स आपस में ऐसे मिलती हैं कि वो एक दूसरे को बढ़ा देती हैं, उसे एम्पलीफाई कर देती हैं एक दूसरे को, तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। दूसरी तरफ जब 2 वेव्स ऐसे संबंध स्थापित करती हैं कि वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचती हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, तो इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि सुपरपोजिशन के दौरान जब क्वांटम पार्टिकल्स मिक्स स्टेट में होते हैं तो उनका ये बिहेवियर वेव्स के जैसा होता है। इसे अगर हम ऑब्जर्व कर लेंगे तो इनका ये सुपरपोजिशन खत्म हो जाएगा और ये एक रैंडम स्टेट में खुद को रिवील कर देंगे। लेकिन अपने क्वांटम कंप्यूटर में हमें कोई रैंडम आउटपुट नहीं चाहिए, ये नहीं कुछ भी आ गया। आउट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज हमें उनमें से एक करेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो इन क्यूबिट्स को करेक्ट सॉल्यूशन की दिशा में गाइड करने के लिए इंटरफेरेंस का सहारा लिया जाता है। क्वांटम इंटरफेरेंस के जरिए गलत सॉल्यूशंस को कैंसिल आउट किया जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा कुछ, और सही आंसर्स को एम्पलीफाई किया जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जरिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम के एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको एक कैलकुलेशन करना है कि 2 + 2 कितना होता है कंप्यूटर से, है ना। तो एक क्लासिकल कंप्यूटर इसके लिए अपने लॉजिक गेट्स वगैरह का इस्तेमाल करेगा और उसमें सीधे एक चेन ऑफ सीक्वेंसेस से इसका जवाब निकल के आएगा 2 + 2 = 4। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर में सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। 2 + 2 = 1 के लिए कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, 2 + 2 = 3 के लिए कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, 5, 6, 7, 8 या कोई भी रैंडम आउटपुट हर
चीज़ के लिए एक प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन हमें तो पता है भाई कि 2 + 2 4 होता है, तो हमें उनमें इस तरीके से इंटरफेरेंस करवाना होगा कि बाकी पॉसिबल आउटकम्स की वेव्स कैंसिल आउट हो जाएं और 2 + 2 = 4 की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा हो जाए, वो ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाए, ताकि जब सॉल्यूशन वाली क्यूबिट का ऑब्जर्वेशन लिया जाए, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो, तो वो सही सॉल्यूशन पर जाकर गिरे। इसे एक और एनालॉजी से ऐसे देख सकते हैं कि क्यूबिट्स ऐसे सिक्के हैं जो फिक्स स्टेट में ना होकर डांस कर रहे हैं। इस चीज़ को सुपरपोजिशन बोलते हैं ना। अगर अपने सिस्टम में एक से अधिक सिक्के या क्यूबिट्स हैं तो इनके बीच एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा सकता है और इनका ये डांस इंडिविजुअल ना होकर सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप डांस हो जाता है। तो हर क्यूबिट का डांस दूसरी क्यूबिट के डांस से जुड़ा हुआ है। इस अदृश्य रिश्ते को अपन कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब हम नहीं चाहते कि ये क्यूबिट्स बाराती डांस करें तो कोई भी रैंडम आउटपुट निकल कर आ जाए, इसलिए इन क्यूबिट्स के डांस को सही दिशा देने के लिए म्यूजिक दिया जाता है, ताकि जब ये डांस रुके और इन्हें ऑब्जर्व किया जाए तो ये सही आउटपुट निकल कर आए। क्यूबिट्स को संगीत से नचाने वाली इस प्रोसेस को क्वांटम इंटरफेरेंस कहते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग का एक निचोड़ है। बिट्स के मुकाबले क्यूबिट्स जो हैं, जो सिक्के हैं, वो स्थिर ना होकर नाच रहे हैं। इनका ये नाच आपस में सिंक्रोनाइज्ड है और एक संगीत के जरिए इस नृत्य को सही सॉल्यूशन की दिशा में गाइड किया जा सकता है। आपके मन में आ रहा होगा कि जिसे हम क्यूबिट्स का म्यूजिक कह रहे हैं वो सही सॉल्यूशन की तरफ कैसे ले जाता है, तो इसका आंसर है क्वांटम एल्गोरिदम्स और क्वांटम सर्किट्स। दरअसल जिसे हम म्यूजिक कह रहे हैं ना, म्यूजिक इस पूरे में, वो कुछ माइक्रोवेव पल्सेस होती हैं जिन्हें बहुत हैवी पाइपलाइन से क्वांटम चिप तक भेजा जाता है। ये क्वांटम चिप यूजुअली एक बहुत ही ठंडे बक्से के अंदर रखी रहती है, जिसे डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर कहते हैं। क्या है कि आसपास से जरा सा भी डिस्टर्बेंस क्यूबिट के सुपरपोजिशन की ऐसी तैसी कर सकता है, उसको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इसलिए सारी दुनिया की झंझटों से दूर लगभग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर इसे रखा जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो होता है। और बिना डिस्टर्बेंस के ये माइक्रोवेव पल्सेस इन क्यूबिट्स तक पहुंचकर बहुत सदे हुए ढंग से इंटरफेरेंस करवाकर सही सॉल्यूशन निकाल सकें, उसके लिए पूरा धामझाम ये सब लगा होता है जो आप हैवी चीज़ क्वांटम कंप्यूटर में देख रहे हैं। वरना एक क्वांटम चिप तो बहुत छोटी सी होती है, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी क्यूबिट्स होती हैं। सही ढंग से इंटरफेरेंस करवाने के लिए जो माइक्रोवेव पल्सेस भेजी जानी है उसके लिए क्वांटम एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे कि क्लासिकल कंप्यूटर्स में कुछ एल्गोरिदम होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप गाइड होते हैं, पहले ये एग्जीक्यूट करो फिर ये, तो ये कंप्यूटर्स के काम करने के लिए। उसी तरह क्वांटम एल्गोरिदम्स कुछ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स होते हैं जो इंटरफेरेंस सही तरीके से करवाते हैं और क्यूबिट्स को करेक्ट सॉल्यूशन की दिशा में ले जाते हैं। इन क्वांटम एल्गोरिदम्स की शुरुआत क्वांटम कंप्यूटर्स के बनने से बहुत पहले हो चुकी थी। 1994 में पीटर शोर नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक एल्गोरिदम डेवलप किया जिससे लार्ज इंटीजर्स के फैक्टर्स आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसे आज शोर्स एल्गोरिदम्स के नाम से जाना जाता है और ये एक बहुत ही चर्चित क्वांटम एल्गोरिदम है क्योंकि इससे आज के सारे जितने भी डिजिटल एन्क्रिप्शन हैं उनके टूटने का खतरा है। इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे। इसी तरह 1996 में लव ग्रोवर नाम के इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक एल्गोरिदम डेवलप किया जिससे अनसॉर्टेड डेटाबेस में सर्च स्पीड को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। गूगल जैसे जो सर्च इंजन हैं जो सर्च की प्रॉब्लम को बहुत एफिशिएंटली सॉल्व करते हैं, तो भविष्य में ग्रोवर्स एल्गोरिदम जैसे क्वांटम अप्रोच से भी सर्चिंग को और अलग लेवल पे ले जाया जा सकता है, ऐसे अनुमान है। तो ग्रोवर्स एल्गोरिदम और शोर्स एल्गोरिदम कुछ शुरुआती चर्चित एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्वांटम कंप्यूटर्स का पोटेंशियल रियलाइज हो रहा था और उसके बाद कई और क्वांटम एल्गोरिदम्स पेश किए जा चुके हैं। लेकिन ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं अभी तक सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इन्हें अमल में लाने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाया जाना बाकी था। 90 के दशक से अब तक ऐसे यूजफुल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की कोशिश जारी है जिनसे क्वांटम एल्गोरिदम्स को रन किया जा सके। इसी यात्रा में गूगल की क्वांटम चिप्स बहुत बड़े माइलस्टोन्स हैं, लेकिन ये क्वांटम हार्डवेयर बनाने की शुरुआत बहुत ही मॉडेस्ट थी। 1998 में दुनिया का पहला वर्किंग क्वांटम कंप्यूटर सामने आया। इसमें सिर्फ 2 क्यूबिट थी। इसे IBM के रिसर्चर आइजैक चुआंग और उनके साथियों ने मिलकर बनाया था। ये क्वांटम कंप्यूटर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित था। ये पहला मौका था जब ये साबित हुआ कि असल में क्वांटम कंप्यूटिंग काम कर सकती है। 1999 में आइजैक चुआंग और उनके साथियों ने एक 3 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर बनाया और इसके जरिए ग्रोवर सर्च एल्गोरिदम का डेमोन्स्ट्रेशन किया। 2001 में फिर एक 7 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर सामने आया जिसमें शोर्स एल्गोरिदम को चलाया गया। ये जो शोर्स एल्गोरिदम है इससे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। ये छोटा सा एल्गोरिदम भविष्य में बड़े खतरे की आर्ट लेकर आया। हमारे जो मौजूदा डिजिटल इंक्रिप्शन सिस्टम है वो RSA इंक्रिप्शन पर आधारित है। फाइनेंस, हेल्थ केयर और तमाम गवर्नमेंट सेंसिटिव डेटा इसी क्रिप्टोग्राफी स्कीम से सुरक्षित रखा जाता है और अब तक ये सिक्योर इसलिए है क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बहुत बड़ी मैथ्स प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम लार्ज नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने की है।
हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कई सालों का वक्त लग सकता है, इसलिए इन डिजिटल तिजोरियों को खोलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में शोर्स एल्गोरिदम इस प्राइम फैक्टर निकालने वाली प्रॉब्लम का हल चुटकियों में निकाल सकता है, इसलिए इसके जरिए सारे डिजिटल इंक्रिप्शन टूटने का रिस्क है। 2001 में जो 7 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर था, उससे 15 जो नंबर है उसके फैक्टर्स निकाले गए थे, जो कि हमें पता है 3 और 5 होते हैं प्राइम फैक्टर्स 15 के। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, बहुत कम क्यूबिट का ये क्वांटम कंप्यूटर है, इसलिए इससे छोटे नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले गए। असल में जो बड़े इंक्रिप्शन हैं वो बहुत बड़े लार्ज इंटीजर्स होते हैं, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन पर आधारित होते हैं वो इंक्रिप्शन। असल में इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए बहुत बड़े नंबर्स को सॉल्व करना होता है और उसके लिए लाखों क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर चाहिए होगा। लेकिन ये जो 7 क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर्स थे, इससे इस बात का अंदेशा तो लग रहा था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। 21वीं सदी की शुरुआत में ही क्वांटम कंप्यूटिंग का जलवा जोर पकड़ने लगा। पहले ये सिर्फ एकेडमिक डिसिप्लिन तक सीमित था, लेकिन 2011 में D-Wave नाम की एक कैनेडियन कंपनी ने पहला कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया। 2016 में IBM ने अपना एक क्वांटम कंप्यूटर क्लाउड पर अवेलेबल करवा दिया। इसके जरिए कंपनी के बाहर के लोग इंटरनेट के जरिए क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ा काम करवा सकते थे। सालों से यह दावा किया जा रहा था कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत फास्ट हैं, लेकिन ऐसा ज़मीन पर होते हुए नहीं दिख रहा था। इसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स को कुछ चीज़ें क्लासिकल कंप्यूटर्स के मुकाबले बहुत तेज़ स्पीड से सॉल्व करके दिखानी थी, और 2019 में ये चमत्कार भी देखने को मिला। जब क्वांटम कंप्यूटिंग एकेडमिक से निकलकर कमर्शियल दुनिया में पैर पसारने लगी, तो कई बड़ी कंपनीज का ध्यान इसके ऊपर गया। उन्हीं में से एक कंपनी है गूगल। 2013 में गूगल ने अपनी क्वांटम AI लैब लॉन्च की। इसका मकसद है ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना जिनसे कठिन प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जा सकें, जो फिलहाल हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए नामुमकिन है। गूगल क्वांटम AI लैब की खासियत यह है कि ये एक महज मरियल सी रिसर्च लैब नहीं है, ये एक ऐसा क्रिएटिव स्पेस है जहां साइंस और आर्ट इंटरसेक्ट करते हैं। इनकी टीम का मानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स नेचर की फंडामेंटल लैंग्वेज है और इसके सहारे ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की सीमाएं लांघी जा सकती हैं। शुरुआत में गूगल ने कैनेडियन कंपनी D-Wave से 2 क्वांटम कंप्यूटर्स खरीदे और अपनी लैब की नींव रखी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने क्वांटम प्रोसेसर्स बनाने शुरू कर दिए। गूगल ने 2017 में फॉक्सटेल नाम का एक 22 क्यूबिट का प्रोसेसर बनाया। उसके बाद 2018 में ब्रिसल कोन नामक 72 क्यूबिट का प्रोसेसर सामने आया। ये छोटे छोटे कदम जरूर थे, लेकिन गूगल का असली धमाका अगले साल होने वाला था। सितंबर 2019 में गूगल ने अपना साइकामोर प्रोसेसर लॉन्च किया। ये 53 क्यूबिट का क्वांटम प्रोसेसर है, जिनसे क्वांटम कंप्यूटिंग को एक नई ऊंचाई मिली। इस प्रोसेसर को एक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए दिया गया, जिसे इसने 200 सेकेंड में सॉल्व कर दिया। गूगल ने दावा किया कि ये जो कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए एक ताकतवर क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को 10,000 साल लगेंगे, और इसे हमारे क्वांटम प्रोसेसर ने महज कुछ मिनटों में ही सॉल्व कर दिया है। इन्होंने अपने इस अचीवमेंट को नेचर जर्नल में पब्लिश किया और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि हम क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव कर चुके हैं। क्वांटम सुप्रीमेसी यानी वो लम्हा, वो पल जब कोई क्वांटम कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम में पावरफुल क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स को एक बहुत लंबे मार्जिन से पीछे छोड़ दे, और गूगल के साइकामोर से मिले रिजल्ट्स यही बता रहे थे। इसलिए उन्होंने दुनिया के सामने क्वांटम सुप्रीमेसी का हल्ला बोल दिया। लेकिन इसके पीछे फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। उस समय सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर IBM के पास था। IBM ने गूगल के क्लेम को चैलेंज करते हुए कहा कि इस प्रॉब्लम को ये सुपर कंप्यूटर के जरिए 2.5 दिन में सॉल्व किया जा सकता है। तो आपका ये 10,000 साल वाला नंबर कहाँ से आ रहा है? बाद में कुछ चाइनीज रिसर्चर्स ने दावा किया कि एक दूसरे अप्रोच से इसी प्रॉब्लम को 15 घंटों में सॉल्व किया जा सकता है। गूगल का ये क्वांटम प्रोसेसर भले ही क्लासिकल कंप्यूटर्स से हजारों साल आगे ना हो, लेकिन ये क्लियरली कुछ प्रॉब्लम्स के लिए इनसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा था। आगे चलकर साइकामोर प्रोसेसर को और ज़्यादा डेवलप किया गया। 2020 में इसके जरिए क्वांटम कंप्यूटर्स पर सबसे बड़ा केमिकल सिमुलेशन बनाया गया। गूगल की प्रोग्रेस ने साबित कर दिया कि क्वांटम कंप्यूटर्स का फ्यूचर अब एक रियलिटी भी बन सकता है। साइकामोर की सक्सेस के बाद गूगल ने रियलाइज़ किया कि क्वांटम कंप्यूटिंग को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तक ले जाना अब भी एक बड़ा चैलेंज है। अभी एक यूजफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों के पार जाना था, और साइकामोर और तमाम क्वांटम प्रोसेसर्स का सबसे बड़ा सिरदर्द था हाई एरर रेट्स। हमने पहले ही ये समझा है कि क्वांटम कंप्यूटर्स की एक बहुत बड़ी ताकत है, वो ये है कि क्यूबिट्स फिक्स्ड स्टेट में ना होकर सुपरपोजिशन में होती हैं। इन्हें सुपरपोजिशन में बनाए रखने के लिए बहुत मुश्किल झेलनी होती है। ये क्यूबिट्स आसपास के डिस्टर्बेंस के प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं, और इसलिए इनमें काफ़ी कैलकुलेशन एरर्स यानी गलतियाँ देखने को मिलती हैं। क्वांटम कंप्यूटर से कुछ मीनिंगफुल काम करने के लिए बहुत सारी क्यूबिट्स की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर हम बिना एरर को ठीक किए किसी प्रोसेसर में सिर्फ नंबर ऑफ क्यूबिट्स बढ़ाते रहेंगे, तो उसके साथ उसके एरर भी बढ़ते रहेंगे, और ऐसे क्वांटम कंप्यूटर हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे।
इन खामियों को ठीक करने के लिए किसी भी क्वांटम कंप्यूटर में एरर करेक्शन स्कीम का होना ज़रूरी है और गूगल का अगला पड़ाव अपने क्वांटम प्रोसेसर में बेहतरीन एरर करेक्शन स्कीम लागू करना था। 2019 के बाद करीब 5 साल छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बाद दिसंबर 2024 में गूगल ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम चिप रिवील की। इसका नाम है विलो और इस चिप ने क्वांटम कंप्यूटर्स की तरक्की के लिए नए रास्ते खोल दिए। इस चिप की क्या खासियत है और इसे क्यों इतना क्रांतिकारी माना जा रहा है, अपन इसे समझने की कोशिश करते हैं। गूगल के इस चिप में कुल 105 क्यूबिट्स हैं, यानी पिछली वाली साइकामोर से लगभग दुगनी है। ये कितनी पावरफुल है इसे दिखाने के लिए गूगल ने एक प्रॉब्लम उठाई। इस प्रॉब्लम का नाम है रैंडम सर्किट सैम्पलिंग, शॉर्ट में बोलते हैं RCS। ये एक कंप्यूटेशनल बेंचमार्क है जो क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल मानी जाती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, एक के आगे 25 जीरो अगर आप लगा दें तो ये इतनी बड़ी संख्या है, इतने साल उसको लगेंगे सॉल्व करने के लिए। इस टाइम स्केल को अगर आपको ग्रास्प करना हो तो आपको बता दें कि हमारी यूनिवर्स की एज करीब 13.8 अरब साल बताई जाती है। तो ये 10 सेप्टिलियन ईयर्स का जो टाइम है ये हमारी यूनिवर्स की एज से भी करोड़ों गुना ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे गूगल की क्वांटम चिप विलो ने 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। ये कंपैरिजन क्वांटम कंप्यूटेशन की अभूतपूर्व स्पीड को दर्शाता है, लेकिन ये स्पीड इसकी सबसे बड़ी खासियत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है एक्सपोनेंशियल एरर रिडक्शन। पिछले 30 सालों से रिसर्चर्स क्वांटम एरर करेक्शन को सॉल्व करने के पीछे लगे हैं। आमतौर पर क्वांटम प्रोसेसर्स में नंबर ऑफ क्यूबिट्स बढ़ाने पर एरर बढ़ जाते हैं, अब तक ये देखा गया है। लेकिन विलो चिप में ऐसी एरर करेक्शन स्कीम का इस्तेमाल हुआ है जिससे इसका उल्टा होता है। इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ क्यूबिट्स बढ़ाकर देखी गई, एरर रेट्स एक्सपोनेंशियली कम होने लग गई। 3 दशकों से क्वांटम एरर करेक्शन पर काम चल रहा है। 1990s में ही क्वांटम कंप्यूटर के जन्म के साथ रिसर्चर्स ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया था और इसके लिए एक 0.01% का क्रिटिकल थ्रेशोल्ड भी डिसाइड हो गया था। मतलब किसी क्वांटम कंप्यूटर का एरर करेक्शन तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब उसकी एरर रेट 0.01% से भी कम हो। और क्वांटम कंप्यूटिंग के इतिहास में गूगल की विलो चिप वो पहला प्रोसेसर है जिसने इस क्रिटिकल थ्रेशोल्ड के भीतर रहकर काम किया है। ये एरर करेक्शन क्वांटम कंप्यूटर्स को बड़े स्केल पर ले जाने के लिए एक बड़ी रुकावट बनी हुई थी और गूगल ने इसे सॉल्व कर लिया है। ये ब्रेक थ्रू क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए बड़ा माइलस्टोन है। इससे बड़े और यूजफुल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसलिए गूगल की ये क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो 2024 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। एक तरफ जहां ये क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए बहुत बड़ी जीत है, वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक कमर्शियली वायबल क्वांटम कंप्यूटर अब भी कई साल की दूरी पर है। RCS भले ही एक बहुत कठिन प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक महज कंप्यूटेशनल बेंचमार्क है, हमारे लिए कोई यूजफुल प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक क्वांटम कंप्यूटर से कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई है जिससे हमारी लाइफ में कोई चेंज आए। गूगल क्वांटम AI लैब के हेड हार्टमट नेविन के मुताबिक इस दशक के अंत तक शायद क्वांटम कंप्यूटर्स के कमर्शियल एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। ये क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जाते जाते एक नज़र मान लेते हैं। लिस्ट में पहली चीज़ है ड्रग डिस्कवरी, यानी नई दवाओं की खोज। विलो चिप जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर सिमुलेशंस को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, जो नई दवाओं के डेवलपमेंट को तेज़ कर देगा। दूसरी चीज़ है फ्यूजन एनर्जी रिसर्च। हमारी दुनिया में एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस है और इसी के चक्कर में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनाना सॉल्व कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्वांटम कंप्यूटर्स के सहारे फ्यूजन रिएक्टर्स को बेहतर सिमुलेट कर सकते हैं, जिससे इनकी रिसर्च तेज़ होगी और ये जल्द ही हकीकत में तब्दील होंगे। इसी तरह क्वांटम कंप्यूटर्स से बैटरी डिज़ाइन और तमाम कॉम्प्लेक्स जो भी साइंटिफिक सिमुलेशंस वगैरह हैं उनमें रिवॉल्यूशन आ सकता है। इसमें एक और चीज़ है जिससे बहुत आस लगाई जा रही है, वो है क्वांटम कंप्यूटर्स और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गठजोड़। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉम्प्लेक्स AI मॉडल्स को क्वांटम प्रोसेसर्स के जरिए तेज़ी से ट्रेन किया जा सकता है और AI के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटर्स एक नए टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन को जन्म दे सकते हैं। शायद इसलिए गूगल ने अपनी लैब का नाम क्वांटम AI लैब रखा है। लेकिन कायदे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़्यादा क्यूबिट्स के क्वांटम कंप्यूटर बनाने होंगे। गूगल का अल्टीमेट गोल है कि अभी 10 लाख क्यूबिट का एक क्वांटम कंप्यूटर तैयार करना है और उनकी ये जो विलो चिप है ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कई देश की गवर्नमेंट्स भी इस टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। चाइना, USA और यूरोपियन नेशंस ने क्वांटम इनिशिएटिव्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। इस फील्ड में गूगल, IBM जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा चाइना की तरक्की भी अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती है।
अप्रैल 2023 में भारत अपने नेशनल क्वांटम मिशन के साथ इस रेस में शामिल हो गया। इसके लिए करीब 6000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है और 2031 तक के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। लेकिन अब भी हम यूएस और चाइना से काफ़ी पीछे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पिछले साल इससे जुड़ा एक आर्टिकल छपा था कि हमारी प्रोग्रेस क्या है एंड वाई वी नीड टू कैच अप। आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ और लिंक्स छोड़े हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं क्योंकि हमने रैप अप करने की कोशिश की, तो हमारी क्वांटम की प्लेलिस्ट का लिंक भी है आपके लिए। इसमें कई सारी वीडियो की सीरीज़ में हमने तसल्ली से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वो बहुत मैटर करता है। और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसे यहाँ तक आप देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक कमरा बिन खिड़कियों दरवाजों के, उसमें दीवारों पे रंग समाजों के।